नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों, कल हमने पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी थी आप लोग को कि जो आरआरबी ग्रुप डी जो ऑफिशियल पेपर 25-26 में जो पूछे गए थे प्रश्न ना, तो वो हम लोग इस सेशन में देखना चालू करेंगे। ठीक है। तो 27 नवंबर 2025 शिफ्ट फर्स्ट में जो पूछे गए थे, आज हम लोग 25 क्वेश्चन सीधे देखेंगे, बिल्कुल क्विकली सॉल्व के साथ देखेंगे, बिल्कुल लेंथी प्रोसेस नहीं जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जैसे ही ये वीडियो देखिएगा तो आप लोग को पता हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि बिल्कुल ही लेंथी प्रश्न ये नहीं जाएगा। ठीक है। तो डेली 3 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलें। बिल्कुल ही क्विकली सॉल्व के साथ हम लोग इस सेशन का शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं बिना कुछ विलंब किए। तो यदि आप लोग जुड़ गए मेरे दोस्त, तो लाइक और शेयर, जितने भी ग्रुप डी फ्रेंड्स जो तैयारी करने वाले हैं, जिसमें मैथ्स में परेशानी आ रहा हो, आगे परेशानी ना हो, उसके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो अभी तक आप लोग चैनल पे न्यू है मेरे दोस्त, चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा। जुड़ने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या इसमें रहने वाला। ठीक है। और कोई भी अपडेट्स क्विकली अपडेट्स करिए मेरे दोस्त। आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना होगा, हालांकि हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में ठीक वीडियो के नीचे, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। और कोई भी नोटिफिकेशन के लिए क्विक नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग बिना कुछ विलंब किए इस सेशन की तरफ, और पहले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि 27 नवंबर जो में पूछे गए थे 2025 में शिफ्ट फर्स्ट में जो पूछे गए थे क्वेश्चन, वो हम लोग देखेंगे। कल शिफ्ट टू का होगा, फिर शिफ्ट 3 का होगा परसों। इसी प्रकार जो 28 तारीख पूछे गए थे, मतलब जितने भी पीवाईपी प्रश्न पूछे गए थे रिसेंटली, वो करना बेहद ही जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि प्रश्न जो पूछा जा रहा है इसका लेवल पता होना चाहिए। क्योंकि यदि आप लोग ग्रुप डी की तैयारी करें मेरे दोस्त, यदि लेवल पता हो गया कि हाँ इस लेवल का पूछा जाता है, तो उस लेवल में आप लोग तैयारी करके इजी वे वहाँ से मैथ्स में 25 फुल स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न पे बिना कुछ विलंब किए। पहला नंबर प्रश्न में बोला जा रहा था, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ 18 दिया गया है और लघुत्तम समावर्तक 1512 दिया गया है। यदि उनमें से एक संख्या 126 है, तो इन संख्याओं का बीच धनात्मक अंतर क्या है। ठीक है। आपके पास एलसीएम दिया गया था, एचसीएफ दिया गया था, और एक संख्याएं भी दिया गया था। तो दूसरी संख्या कहीं ना कहीं निकालना होगा, तभी तो आप दोनों संख्या का धनात्मक अंतर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें से एक चीज याद रखना होगा मेरे दोस्त, कि जो आपका कोई भी संख्या का एचसीएफ जो होता है और उसका एलसीएम का गुणनफल जो होता है मेरे दोस्त, वो फर्स्ट जो संख्या था वो उसका गुणनफल, और सेकंड जो संख्या था उसका गुणनफल के बराबर होता है। हमेशा बात याद रखिएगा। ठीक है। यानी जो भी दो संख्या का जो एलसीएफ होगा या एलसीएम होगा, तो एचसीएफ गुना एलसीएम जो हमेशा बराबर होगा दो संख्या के गुणनफल के बराबर। समझ गए। तो एचसीएफ क्या दिया गया था आप लोग के सामने, 18 दिया गया था। एलसीएम क्या दिया गया था आप लोग के सामने, 1512 दिया गया था। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एक संख्याएं 126 है, तो हम फर्स्ट संख्या 126 मान लिया। सेकंड संख्याएं क्या है हमको पता नहीं है, तो हम इसको एक्स मान लिए। तो यहाँ से घटाने के बाद मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 7 बार में जाएगा ना, 18 सते 126, फिर 7 से इसको घटाते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, एक 7 का 7 7 42, यानी दूसरी संख्या क्या निकल के आपके पास आ गया, 216। फर्स्ट संख्या ऑलरेडी आप लोग के सामने दिया गया था, फर्स्ट संख्या क्या दिया गया था आप लोग के सामने, 126। तो यही तो पूछ रहा है कि 100 216 यानी कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है। तो अंतर इसका कीजिएगा मेरे दोस्तों, अंतर 90 के बराबर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है। तो हमेशा इस सब प्रश्न ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। और ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस सब प्रश्न में आपको सिर्फ ये नियम लागू करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल हो जाएगा वो फर्स्ट और सेकंड संख्या के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। ठीक है। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि सोनिया का विवाह 15 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है। सोनिया का विवाह 15 वर्ष पहले हुआ था। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 8/5 थी। ठीक है। तो उसकी बहनें उसके विवाह के समय 8 वर्ष छोटी थी, तो उसकी बहन की वर्तमान आयु क्या है। बहुत ही इजी प्रश्न है, इसमें बिल्कुल लेंदी नहीं जाना है मेरे दोस्त। कि सोनिया का विवाह का समय यानी कि सोनिया का वर्तमान आयु और विवाह के समय का आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। क्या हम मान सकते हैं कि ये एक्स जो है मेरे दोस्त ये विवाह का समय है, और वाई जो है ये विवाह से पहले आयु का है। तो 8/5 है, कहीं ना कहीं 8x और 5x के अनुपात में होगा एज। साफ साफ बोला गया है 8/5 है। ठीक है। समझ गए। यानी 8x जो इसका आयु है फिलहाल वर्तमान आयु है, और 5x जो आयु है ये शादी के समय का है। तो ऑटोमेटिक शादी के समय तो इसका आयु कम रहा होगा। तो 15 वर्ष पहले विवाह हुआ था, यानी कि अभी जो शादी इसका हुआ और पहले जो इसका एज था, तो ये दोनों का अंतर 15 वर्ष था। हालांकि रेशियो का अंतर जो हो जाएगा मेरे दोस्त 3x हो जाएगा। तो 3x का वैल्यू 15 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। तो यदि x का वैल्यू 5 हो गया मेरे भाई, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि अभी का उम्र जो सोनिया का होगा तो 8×5 = 40 साल होगा। ठीक है। और शादी के समय जो इसका आयु हो रही थी तो कितना हो रही थी, 25। समझ गए। बिल्कुल समझ गए यहाँ से आप लोग, यानी 40 साल और 25 साल। तो क्या बोला जा रहा है कि उसकी बहन उसके विवाह के समय उससे 8 वर्ष छोटी थी, यानी विवाह के समय इसका आयु कितना हो रहा था, 40 साल। तो इसकी बहन जो है इससे 8 साल छोटी थी। तो कहीं ना कहीं बहन की आयु जो रहा होगा मेरे दोस्त, बहन की जो इसकी आयु रहा होगा वो 32 साल रही होगी कि नहीं होगी। तो उसके बहन की वर्तमान आयु क्या होगा, तो यही साफ साफ पूछा जा रहा था, वर्तमान आयु 32 साल। इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है।
कोई लेंथी प्रोसेस नहीं जाना, नहीं x1 के बनाना है, सिंपल ये रेशियो में कन्वर्ट करना है। और जानते हैं कि अभी का आयु और शादी के आयु का अंतर जो 15 साल है, लेकिन रेशियो में हम अंतर करेंगे तो 3x हो जाएगा। 3x का वैल्यू 15 के बराबर है, तो x का मान यूं ही निकल गया, जो ही निकल गया मेरे दोस्त, तो यहाँ से हम इसका आयु निकाल सकते हैं ऑलरेडी। ठीक है, समझ गए। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की। तीसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, उसने उन्हें इस मूल्य पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आम को क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो जिस प्रकार प्रश्न में बोला जा रहा है सेम टू सेम हम लोग उसी प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करने की ओर चलेंगे। तो क्या बोला गया था कि 120 आमों का विक्रय मूल्य, यानी 120 आमों का विक्रय मूल्य, यानी सेल प्राइस हम विक्रय मूल्य को बोल सकते हैं। ठीक है, 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये बराबर कितने आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यानी क्रय मूल्य को हम सीपी लिख सकते हैं 150 सीपी के बराबर है। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से बराबर है मेरे दोस्त, इसको शॉर्ट फॉर्म में यदि हम लिखते हैं तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी हम यहाँ से देख लिए कि जो आपका सीपी हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस यदि 4 रुपये है, तो सेल प्राइस आपका कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा ना, हो जाएगा, क्योंकि बराबर है, यदि एसपी है तो बराबर है ना, तो बराबर एसपी 5 है, तो सीपी कहीं ना कहीं 4 होगा। तो यदि कोई भी वस्तु, यहाँ से सिंपली सोचिएगा, कोई वस्तु आप 4 रुपया में खरीदे, 5 रुपया में बेचे, तो 1 रुपया आपका प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ किस पे, जिस पे आप खरीदते हैं, प्रॉफिट तो उसी पे निकालते हैं ना, जो वस्तु को आप जिस मूल्य पे खरीदते हैं। तो यानी 4 रुपया में खरीदे थे, 100 रुपये में यहाँ से परसेंटेज निकल जाएगा मेरे दोस्त, तो 25% राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किए, 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के हम बराबर कर दिए। तो यहाँ से सीपी और एसपी का निकल चुका है, इसको जो बोलिए, यहाँ से अनुपात बोलिए, या अनुपात निकल चुका है, तो यहाँ से हम लोग इजी वे परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। 325 मीटर लंबे एक ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चल रहे हैं एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार करती है, तो विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही दूसरी 140 मीटर लंबी ट्रेन को पुनः पार करने में इस ट्रेन को कितना समय सेकंड में लगेगा, ये आपको बताना है। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जब भी दो ट्रेन या दो इंसान सेम डायरेक्शन में जाए, जब भी कोई ट्रेन या कोई भी इंसान सेम डायरेक्शन में जाए मेरे दोस्त, तो दोनों का चाल जो हो जाता है ना, दोनों का चाल घट जाता है। समझ गए। यदि कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, जैसे मान के चलिए इधर से भी ट्रेन आ रही है, इधर से भी ट्रेन आ रही है, तो दोनों का जो स्पीड होगा वो जुटेगा, यानी कि दोनों का चार्ज जो हो जाएगा मेरे दोस्त ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि सेम डायरेक्शन में मान के चलिए इधर से भी ट्रेन जा रही है और इधर से भी ट्रेन जाएगी, तो दोनों का जो चाल होगा यानी स्पीड जो होगा वो घट जाएगा। समझ गए, बस इतना बात समझ ले। ठीक है, लेकिन दोनों कंडीशन में, जैसे मान के चलिए एक ही दिशा में दो ट्रेन जा रही है या अपोजिट दिशा में दोनों ट्रेन आ रही है, तो दोनों का लंबाई हमेशा जुटेगा, दोनों कंडीशन में लंबाई, ट्रेन की लंबाई हमेशा जुटेगा। ठीक है, सिर्फ चाल में आपका अंतर होगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा चाल घटेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन आएगी चाल जुटेगा, लेकिन दोनों ट्रेन की लंबाई दोनों कंडीशन में जुटेगी। ठीक है, बस इतना सा याद रखिएगा, तो आप लोग इस सवाल में कोई परेशानी आपको नहीं होने वाला। ठीक है, तो बोला गया था कि 325 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार करती है। ठीक है, एक ट्रेन जा रही थी 325 मीटर लंबी थी, और 5 किलोमीटर आदमी जो है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से किलो जो आदमी है उसी दिशा में जा रही होगी, और उसको पार करने में 45 सेकंड का समय लग रहा है। कहीं ना कहीं वो चाल माइनस हुआ होगा, जो ट्रेन का रफ्तार है वो चाल माइनस हुआ होगा 5 किलोमीटर पर घंटा, तभी तो ये 45 सेकंड में क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम ट्रेन की चाल निकालने की कोशिश करते हैं, ट्रेन की चाल निकालने की कोशिश करते हैं। ट्रेन का चाल दूरी बटे समय होता है तो 325 बटे 45। तो यहाँ से यूँ करते हैं मेरे दोस्त, तो 5×9 45, 5×6 30, 5×6 25, यानी 65/9 मीटर पर सेकेंड। क्या ये ट्रेन का चाल रही होगी, या क्या ये ट्रेन का चाल रहा होगा मेरे दोस्त, कभी नहीं रहा होगा, क्योंकि इसमें 5 किलोमीटर पर घंटा जो है ना घटा होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपको ऐड करना होगा, लेकिन इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 1 सेकंड के लिए हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से आप गुना करते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं आप 13, 9 दूनी 18, यानी 13 दूनी 26 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन सेम डायरेक्शन में आदमी चल रहा था, तो कहीं ना कहीं चाल घटा होगा, तो इसमें चाल जुड़ जाएगा, 5 जुड़ जाएगा, तो हम यहाँ से पता चल गया कि 31 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है। समझिए, ट्रेन की चाल 31 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ तक हम समझ गए।
अब चलते हैं दूसरी तरफ, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि जो आंसर पूछा जा रहा है बिल्कुल इससे भिन्न। हमको यहाँ ट्रेन का चाल निकालना था, क्योंकि ट्रेन का चाल निकालेंगे तभी तो जो विपरीत दिशा में आ रही है ट्रेन 440 मीटर लंबी ट्रेन, उसको पार करने में कितना समय, क्योंकि दोनों का ट्रेन के चाल तो आना चाहिए आप लोग के सामने ना। ठीक है, तो आप लोग क्या बोले थे कि कभी भी कोई ट्रेन दो अपोजिट डायरेक्शन में आए या सेम डायरेक्शन में जाए, लंबाई हमेशा झुकती है। यानी पहले ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा 325, दूसरे ट्रेन की लंबाई 440, तो दोनों ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा 5 6 765 मीटर हो जाएगा ना। अरे हो जाएगा ना 765 मीटर। यदि 325 करेंगे मेरे दोस्त तो 765 मीटर की तो होगा ना इसमें। ठीक है, तो यानी इतना ये दूरी हो गया, हम इसको दूरी मान लेते हैं। ठीक है, समय खोजा रहा है, सेकंड खोजा जा रहा है, चाल भी दिया गया है, तो दूरी बेटे चाल समय हो जाता है। तो यानी कि दोनों ट्रेन यदि अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि हमने शुरू में बताया मेरे दोस्त, कोई भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो चाल जुड़ जाता है। तो पहली ट्रेन का चाल क्या था 31 किलोमीटर प्रति घंटा था ना, और ये जो दूसरी ट्रेन जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है इसका चाल क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों जोड़िएगा तो क्या होगा 51 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। लेकिन ये मेरा मीटर में है और आपको सेकंड में पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मीटर पर सेकंड में आपको लेना होगा। तो मीटर में पर सेकंड में लेने के लिए क्या करते हैं आप 5/18 से गुना करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से, और मीटर पर सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इसको करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 पचे 25 और गुना 18। बिल्कुल यहाँ से समझ गए, थोड़ा सा इसको कैलकुलेटिव करना पड़ेगा मेरे दोस्त, घटाना पड़ेगा। तो चलते हैं 5 पचे 25, 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 हो गया, 5 पचे 25 और 5 दिया 15। तो क्या ये 3 बार में जाएगा, जी हाँ 3 में जाएगा। तो 18 दिया 54, यानी 54 सेकंड में जो दूसरी ट्रेन है इसको पूरी तरह क्रॉस कर जाएगी। 54 सेकंड इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, बिल्कुल लेंदी नहीं जाना है आप लोग को, थोड़ा सा कैलकुलेटिव करके बताएं मेरे दोस्त, इसीलिए 2 पैराग्राफ में ये आ गए। बाकी बात एक लाइनर प्रश्न है। ठीक है, तो पहले एक आदमी जो क्रॉस कर रहे थे, यहाँ से मेरा ट्रेन का चाल निकल गया 31 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ट्रेन का चाल मेरे यहाँ से दोस्त निकल गया, तो जो अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आ रहा था तो उसका भी चाल तो ऑटोमेटिक दिया गया था और उसका भी दूरी भी दिया गया था। तो हम जानते हैं दोनों दूरी ये हो जाएगा, क्योंकि समय जो होता है दूरी बेटे चाल हो जाता है। तो दूरी क्या होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई जो जुटेगा, तो ये आपका दूरी हो गया। चाल क्या दिया गया था, तो चाल ऑलरेडी हम यहाँ से दोनों को ऐड कर लिए, क्योंकि हम जानते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन यदि आ रहा हो तो उसका चाल हमेशा जुड़ जाता है। तो 31 और 20 चाल जुड़ जाएगा, तो 31 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करते हैं, तो यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये मीटर है और ये मीटर पर सेकंड है। तो मीटर मीटर से कर गया तो इतना सेकंड 54 सेकंड में आप लोग का क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न हम शॉर्ट जो यूट्यूब शॉर्ट्स है मेरे दोस्त उसके माध्यम से भी आप लोग को बताने की कोशिश किए थे। हालांकि ये पंचभुज का था, इसमें चतुर्भुज त्रिभुज का शीर्ष ये सब पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल फार्मूला विधि हम लोग नहीं देखेंगे, फार्मूला विधि में आपको बहुत ही लेंदी जाना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो बिल्कुल सेम टू सेम हम लोग देख लेंगे और जिस प्रकार बताए जा रहे हैं उसी प्रकार आप लोग एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जैसे पी का निर्देशांक दिया गया है मेरे दोस्त 0 0, आपको इसी प्रकार लिख लेना है। क्यू का निर्देशांक दिया गया है 6 0, आर का भी दिया गया है 8 3, एस का दिया गया है 4 7 और टी का दिया गया है 0। ठीक है, तो आपको इसमें एक चेंजेस ये करना है, जो पहले का निर्देशांक है उसको एक बार फिर रिपीट कर देना है, यानी पी का क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। बस बिल्कुल यहाँ तक समझ गए। अब आधा से ज़्यादा आपका बनकर तैयार हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो कॉर्नर ऊपर से नीचे की तरफ पहले आना है, ऊपर से नीचे की तरफ आते समय अल्टरनेट सामने के अल्टरनेट, यानी सामने वाला छुड़ा के नीचे वाला को गुना करते जाना, तो 0 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 6 18 हो जाएगा, सबको ऐड करते जाना मेरे दोस्त। 8 7 56 हो जाएगा, इसको भी ऐड करते जाना है। 4 चौके 16 हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा। और 0 से 0 बार या कोई भी संख्या के 0 बार गुना कीजिएगा तो वो 0 हो जाएगा। इसको जब करते हैं तो ये 90 के बराबर आ जाएगा। समझ गए यहाँ से। ठीक है, तो जो प्रक्रिया हम ऊपर से नीचे आते समय किए थे वही आपका प्रक्रिया नीचे से ऊपर जाते समय करना होगा, सामने वाला छुड़ा के एक ऊपर। जैसे जैसे यहाँ देख रहे होंगे, इसको ऊपर गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 को 7 बार करेंगे 0 4 दिया 12, इसको 0 0 यानी कि ये भी 12 हो गया। ठीक है, 0 प्लस कुछ करेंगे मेरे दोस्त, ये 12 हो जाएगा। हमेशा 12 हुआ तो आपको कुछ नहीं करना, ये दोनों संख्याओं का अंतर कर देना। तो अंतर कीजिएगा आप लोग, कितना हो जाएगा यहाँ 78 हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर देना, यही आपका आंसर चला आएगा। तो 39 वर्ग मीटर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए। ठीक है, तो हालांकि इसमें ये पंचभुज का, इसमें आपका चतुर्भुज का पूछ दे, त्रिभुज का पूछ दे, सिर्फ यही मेथड से आपको बनाते जाना है। निर्देशांक को पहले आपको लिख लेना है और जो पहले वाला निर्देशांक है उसको एक बार आप लोग नीचे रिपीट कर देना है। बिल्कुल जिस प्रकार बताए उसी प्रकार सॉल्व आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं बिलीव हो रहा है तो जितने भी प्रश्न पूछे गए थे इसमें उसमें कर सकते हैं, या आने वाले शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें हम लोग देख लेंगे। समझ गए। चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की तरफ। छठा नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है
1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो का कितना प्रतिशत है से नहीं है, यहाँ का है, यानी 1/20 10/40 का, यानी कि ये जो का है ये हमेशा नीचे रहेगा। तो 1/20 जो है 10/40 का वैल्यू 1/4 लिख सकते हैं हम। का कितना परसेंट है, तो ये जब ऊपर जाएगा मेरे दोस्त तो 1/20 गुना 4/1 का गुना 100, समझ गए। तो 4×5 = 20, 5 से ये 20% हो जाएगा। तो राइट आंसर है 20%, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न थे। तो कोई भी एग्जाम हो मेरे दोस्त, इसमें आपका 25 प्रश्न पूछे जाते थे। 25 प्रश्न में जो है मेरे दोस्त मात्र 10 से बिलो या 10 से थोड़ा सा ऊपर कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न पूछा जाता है। बाकी बात जितने प्रश्न 15 प्रश्न रहते हैं, तो उसमें से आपका 10 प्रश्न जो रहते हैं बिल्कुल आप लोग मौखिक रूप से कर सकते हैं सवाल को। 5 सवाल को आप लोग पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं होता है। तो ये मेथड कैसे अप्लाई करना है, तो आप लोग सेशन से यदि बनिएगा मेरे दोस्त, तो कहीं भी आपको परेशानी नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न पे। 7वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि ये त्रिभुज दिया गया था या हम इसका एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका यदि एक्स मानते हैं मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 2.2x प्लस, इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा, इसको यदि सॉल्व कीजिएगा मेरे दोस्त, तो क्या ये हो जाएगा 99/400। ठीक है, माइनस यदि इसको कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 55 अब बेटे क्या 2000 होगा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखने के लिए 5 से ये 11 चले जाएगा मेरे भाई, और 5 चौके 20 यानी 400 हो जाएगा बराबर 0.99। ठीक है, हमेशा इस सवाल को भाग देने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यदि आप 99 से 400 भाग देने बैठ गए एग्जाम्पल में, या 11 को 400 से भाग देने बैठ गए, तो आप बैठे ही रह जाइएगा। ठीक है, तो हमेशा इससे बच के रहना आप लोग को। कैलकुलेशन से जितना जल्दी हो सके आप लोग को आंसर की तरफ बढ़ना है। तो 2.2x, यदि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं मेरे दोस्त, हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड है कॉर्नर गुना करने पर, तो एलसीएम 400, तो ये कितना हो जाएगा 88। अरे 99 में 11 जाएगा 88 ही बचेगा ना, तो 88/400 बराबर 0.9। ठीक है, तो इसको 2.2x प्लस, क्या हम इसको 0.22 लिख सकते हैं, अरे क्या लिख सकते हैं ना, जरूर लिख सकते हैं। 4 से इसको कटाइएगा 22 बार में, 4 से 100 बार में, तो ये यहाँ चले जाएगा। तो x बराबर 2.2x जो आ जाएगा मेरे दोस्त, तो इधर जाके माइनस चला जाएगा, 0.77 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू जो निकल के आएगा 0.77 बेटे 2.2। ठीक है, इसको आप दशमलव उड़ाइएगा तो ऊपर 1 जीरो होगा, और इसको जब उड़ाइएगा नीचे 2 जीरो हो जाएगा। 77/220 से आपको भाग देना है। ठीक है, 77/220 यही आपका राइट आंसर। तो क्या ये जीरो हो सकता है, जीरो कभी नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता। एक हो सकते हैं कभी नहीं, क्योंकि एक होने के लिए ऊपर पे 220 रहना चाहिए, तो ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम दशमलव ऊपर बिठाते हैं तो दशमलव का काम एक जीरो हो जाएगा। तो क्या ये 2 बार में जाएगा, जी नहीं, 3 बार में जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हम भाग भी नहीं देंगे, डायरेक्ट यहाँ से आंसर की ओर चलेंगे। ठीक है, समझ गए। बिल्कुल कैलकुलेशन से बचना है यदि आपको कम समय में बेहतरीन क्वेश्चन 25 करना है। तो चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर प्रश्न में बोला जाए कि 6800 रुपया की राशि पर 15 प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक दर से संयोजित होता है 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। सिंपली कहने का मतलब दोस्त ये है कि 6800 रुपया आप कहीं पे इन्वेस्ट किए थे, 1500 प्रति वर्ष की दर से आपको वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 2 साल में जो आप पैसा इन्वेस्ट किए थे टोटल वो पैसा कितना रिटर्न देगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि 2 साल का पूछा जा रहा था तो आप कुछ मत कीजिए, 2 साल का 1 साल और 2 साल में कितना आएगा यहाँ से हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इसको आप फर्स्ट ईयर्स मान लीजिए, इसको आप सेकेंड ईयर्स मान लीजिए। ठीक है, तो पहली साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या लग जाएगा, तो यानी 6800 का 15% निकालना होगा। तो 6800 का 15% निकालने के लिए तो 2 जीरो तो यूँ ही चला जाएगा, परसेंटेज चला जाएगा ना, परसेंटेज 2 जीरो। तो 15 8 120, तो जीरो हाथ में 12 और 15 छः 90 और 12 102, यानी ये 1020 हो जाएगा। यानी पहले साल भी आपका इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 1020 लगेगा, दूसरे साल भी 1020 लगेगा। ठीक है, और हमेशा एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त कि पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट होता है वो जीरो के बराबर हो जाएगा, तो ये हमेशा जीरो होता है। तो अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरे साल का जो हो जाएगा मेरे दोस्त, ये आपका जो ब्याज लगा था ना पहले साल का, इसका भी 15% लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो जो आपका पहले साल का ब्याज था वो आपका दूसरे साल में ब्याज लगेगा 15%, यानी कि 102 का जो है मेरे दोस्त ये 15% आपको यहाँ से करना होगा। ठीक है, तो 5 दिया 15, अब 5 दूनी 10, 2 से कीजिएगा तो 51 हो जाएगा, तो 3 1 3, अब 5 दिया 15, यानी 153 हो जाएगा दूसरे साल में पहले ब्याज का 15%। ठीक है, अब आपसे यदि यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट पूछ दे तो ऊपर में जो संख्याएं दोनों है, पहले साल का जो ऊपर वाले संख्याएं दिए थे मेरे दोस्त, जैसे ये संख्याओं को ऐड कर देना है, यानी कि 2040, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। यदि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ दे तो टोटल को योग कर देना है, यानी 2040 में 153 को जो आप ऐड कीजिएगा मेरे दोस्त, तो 3 9 2193 हो जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट चले जाएगा। यदि आपका शायद संजोग पूछ दे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर कितना होगा,
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर कितना होगा, तो जो नीचे वाला संख्या है मेरे दोस्त, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर होता है, यानी 153 हो जाएगा। ठीक है, तो इस विधि से यदि आप इस सवाल को बनाते हैं तो यहाँ से आपको जो प्रश्न पूछे वो आप निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पूछे, ऊपर वाला जोड़ दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, टोटल को योग कर दीजिए, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर पूछे तो नीचे जो संख्याएं हैं इसको आप जोड़ करके बता दीजिए, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर होगा। समझ गए बिल्कुल। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था, इस प्रश्न में कहीं ना कहीं आपसे मिश्र धन पूछा जा रहा था, यानी कि वो धन आप ले सकते हैं, कितना धन रिटर्न देगा, यानी 2193 आपका तो चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ हुआ है, लेकिन मूलधन कितना है आपके पास 6800, क्योंकि हम जानते हैं मिश्र धन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो इसमें यदि ऐड कर दीजिएगा मेरे दोस्त तो यहाँ से 9 हो जाएगा, 8 9 6 8, यानी कि 8993 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए, यानी कि 6800 रुपया 15% की दर से यदि आप 2 साल के लिए लगाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको 8993 रुपया आपके पास चले आएगा, यानी फायदा आपको 2193 रुपया होगा। समझ गए बिल्कुल। ठीक है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया और नहीं करना है मेरे दोस्त एग्जाम सॉल्व में। चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, सांख्यिकी में 100 में से अंतिम परीक्षा में 21 छात्रों के अंक इस प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, 21 छात्रों द्वारा एग्जाम दिए गए थे, जो कि आप नंबर देख सकते हैं, इतना इतना नंबर स्टूडेंट द्वारा लाए गए हैं। तो आंकड़े का बहुलक क्या होगा आपको बताना है। तो बहुलक क्या होता है, जो मैक्सिमम बार रिपीट करे, जो सबसे ज्यादा बार अंक प्रदर्शित करे उसे बहुलक, उसी को मानते हैं। ठीक है, तो इस संख्या में कौन सी एक संख्या है जो सबसे बार रिपीट कर रही है, सबसे मैक्सिमम बार रिपीट कर रहा है। 90, क्या 90 सबसे ज्यादा बार आ रहा है? जी नहीं, 90 तो यहाँ से माफ कीजिएगा, 90 तो यहाँ से एक बार और दो बार, दो ही बार देखने मिल रहा है। 95 देखते हैं, एक दो, दो ही बार मिल रहा है। 95 भी दो बार, 95 भी नहीं हो सकते। 94 देख लेते हैं, 94 भी नहीं हो सकते। 85, एक 85, दो 85, तीन 85, चार 85, यानी 50 जो है वो 4 टर्म में है मेरे दोस्त। ठीक है, 85 4 टर्म में है। 84 भी नहीं हो सकते हैं, 92 93 ये भी नहीं हो सकते, यानी कि 85 आपका जो वो संख्याएं हैं वो मैक्सिमम बार रिपीट कर रहा है, यही आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, यानी बहुलक आप उसे कहते हैं जो सबसे बार रिपीट करे, तो 85 वो संख्या है जो इस समय सबसे बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की तरफ। 10वां नंबर प्रश्न, ये जो प्रश्न है मेरे दोस्त, ये प्रश्न यदि आप मान के चलिए कोई स्टूडेंट 2D या 3D का सवाल वो नहीं बनाया, 2D 3D यानी क्षेत्रमिति में वो नहीं घुसा या क्षेत्रमिति का कोई भी सवाल नहीं बनाया, ठीक है, तो ये सवाल को वो पढ़ते स्किप कर देंगे। क्या बोले, एक ठोस बेलन द्वितीय बेलन, अरे ये तो 2D 3D का है तो हम स्किप कर देंगे। ठीक है, हालांकि स्किप करने वाला प्रश्न है ही नहीं है। ये जो नहीं भी पढ़ा है बेलन या आपका 2D या 3D, वो भी सवाल कर सकता है। कैसे कर सकता है वो देखते हैं हम। तो एक ठोस लंब वित्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 542 सेंटीमीटर दिया गया था। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 2/5वां भाग है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा बताना। तो यही तो बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 542 है। तो इसी का 2/5वां भाग, 2/5वां भाग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 2/5वां भाग क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक हो जाए, यानी कि जो संख्याएं दिया गया था उसका 2/5 से गुना करने के बाद आप लोग का आंसर चले आएगा। जैसे 5 1 5, 5 8 40, 5 4 20, यही है ना। तो यदि आप इसको गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा मेरे दोस्त, 216 हो जाएगा, यही आप लोग का राइट आंसर। ठीक है, अब आपको पता चलना चाहिए, ये सवाल को देख के मेरे दोस्त आपको ये पता लगना चाहिए कि हर एक सवाल को पढ़ के आपको निकालना है। समझ गए, हर एक सवाल को आपको पढ़ के जाना, चाहे वो आपसे एग्जाम में बने अथवा ना बने। जैसे ये सवाल में मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, हमको तो फार्मूला याद नहीं है तो इसको स्किप करो, लेकिन इसमें फार्मूला यूज है ही नहीं। बोला गया जो संपूर्ण क्षेत्रफल है जो दिया गया था, इसका भाई 2/5 निकाल दो ना, अकेला खत्म है। अब वही इससे पूछा जा रहा है। तो हमेशा मेन एग्जाम में मेरे दोस्त प्रश्न को सॉल्व कर लेना, चाहे वो बने अथवा ना बने, पूरी तरह प्रश्न को पढ़ना है, इसके बाद ही उसको स्किप करना है। समझ गए। 11 नंबर हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर में बोला जा रहा है मेरे दोस्त, 3 पाइप ABC एक टैंक को खाली को पूरा भरने में 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट का समय देते हैं। जब टैंक खाली होता है ना तो तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है। तो ABC जो ए द्वारा जो निकला गया विलयन था PQR छोड़ते हैं, यानी ए पाइप जो है ना उससे P पदार्थ निकल रहा है, B से जो है Q पदार्थ निकल रहा है, C से जो R पदार्थ निकल रहा है। तो 9 मिनट बाद टैंक में तरल में विलयन Q का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना। ठीक है, बहुत ही सिंपली, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न नहीं है। तो ए कितने मिनट में भर रहा था टैंकी को, 40 मिनट में। बी कितने मिनट में भर रहा था, 20 मिनट में। और सी कितने मिनट में भर रहा था, 30 मिनट में। तो आपके पास एक टैंकी का क्षमता होना चाहिए ना जिसको आप भरना चाहते हैं। तो क्षमता क्या होती है, तो जो आपका एलसीएम हो जाएगा इन तीनों का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम वो मैक्सिमम संख्या जो तीनों से कट सके। तीनों से कौन इसमें सबसे बड़ा जो होगा वही तो कटेगा। तो बड़ा क्या कट रहा है, नहीं इससे दुगुना देखिए 80 क्या कट रहा है, नहीं इससे 3 गुना 120, जी हाँ 120 कट रहा है। तो यानी टोटल टैंकी का क्षमता हम मान लेते हैं 120 इकाई है।
ठीक है, टैंकी का क्षमता पता चल गया। तो यदि ये 40 मिनट में पूरी टैंकी को भर सकता था, तो ये 1 मिनट में कितने इकाई भर लेंगे? यदि टैंकी का क्षमता 120 इकाई, तो यानी 4 तिया 12, 3 इकाई 1 मिनट में ये भरेंगे। वहीं बी की बात करें तो ये 6 इकाई 1 मिनट में भरेंगे। सी की बात करें तो ये 4 इकाई 1 मिनट में भरेंगे। भरेंगे कि नहीं भरेंगे? हमेशा भरेंगे। तो क्या बोला जा रहा था ना कि तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है और 9 मिनट बाद ये पूछा जा रहा है, यानी कि 9 मिनट तक तीनों टैंकी पाइप खुले हैं। तो 1 मिनट में जो मेरे दोस्त है ए बी सी 1 मिनट में कितने भर रहा था, कितने इकाई भर रहा था? तो ये 1 मिनट में 3 इकाई ए, यानी 6 3 9 4 13 इकाई भर रहे थे 1 मिनट में ए बी सी। तो ये 9 मिनट में कितने इकाई भर लेंगे? तो 117 इकाई भर लेंगे। ठीक है, यानी इतना मेरा टैंकी भरा जा रहा है, इतना 9 मिनट में टैंकी भर गया ए बी सी द्वारा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 9 मिनट बाद टैंक में तरल में विलयन क्यू का अनुपात क्या है? तो क्यू का अनुपात कौन था? जो बी पदार्थ छोड़ रहा था, तो यही तो था क्यू का अनुपात मेरे दोस्त, यही तो छोड़ रहा था। तो 9 मिनट में ये कितने भरे होंगे क्यू? यदि 1 मिनट में 6 इकाई भरे होंगे क्यू, तो 9 मिनट में 54 इकाई भरे होंगे, 9 6 54। ठीक है, लेकिन टोटल आपके पास भरा कितना गया है ए बी सी द्वारा? 117। तो यहाँ से बी का अनुपात निकल जाएगा, तो 9 6 54, 13 नमा 117, 6/13 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बिल्कुल ही आसान विधि से आप इसको बना सकते हैं। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात, ऑप्शन आप लोग के सामने नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से किसका मिनिमम अनुपात करने के बाद 3:2 के अनुपात के बराबर आ जाएगा? तो वो अनुपात को निकालने के लिए वो संख्याएं से दोनों संख्या विभाजित करना होगा जो सेम संख्याएं हो। जैसे इसको 2 से करेंगे 26, 2 से करेंगे 17। क्या ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा है, ये नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार क्या ये कट पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं। क्या ये हो सकते हैं? ये भी नहीं हो सकते हैं। ये हो सकते हैं क्या? जी हाँ हो सकते हैं। तो 18 तिया 54, 18 दूनी 36, यानी 3:2 अनुपात, ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल ईजी प्रश्न थे, इसमें समय जाया नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। 13 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपको बताना है। तो स्मृति है ना, एक शॉपिंग मॉल था, कहीं लोकल में होगा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गया और 69 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आया। तो क्या उसका दूरी में कोई चेंजेस हुआ? जो शॉपिंग मॉल गया उसी रास्ते से आया मेरे दोस्त, क्या दूरी में कोई चेंजेस हुआ होगा? जी बिल्कुल नहीं हुआ होगा। तो हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त कि यदि आपका औसत चाल पूछे, यदि आपका दूरी समान है, याद रखिएगा, यदि आपका दूरी समान है तो औसत चाल निकालने के लिए 2xy, यानी 2 जाने का समय गुना आने का समय, और जाने का समय नीचे बटे में जाने का समय और प्लस आने का समय, इससे आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि आपका दूरी, यदि औसत चाल निकाल रहे हैं मेरे दोस्त, यदि दूरी आपका समान है, दूरी असमान है, तो कुल दूरी अब बेटे कुल समय, समझ में आ गया? तो ये क्या यहाँ पे दूरी समान है? क्या ये दूरी समान है? जी हाँ, ये मॉल जा रहा है ना, जा रहा है और आ रहा है, किसी और रास्ते से आता तब हम कुछ बोल सकते हैं, लेकिन सेम जा रहा है, वहाँ से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले के द्वारा आप लोग को बैठा देना है। तो चलिए हम लोग बिठाते हैं यहाँ से। 2 जाने का समय क्या था 21, आने का क्या था चाल इसका मेरे दोस्त 69 था। दोनों को यदि आने जाने का चाल जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा? 3 से 30 90, 3 7 21, 3 से ये 23 हो जाएगा, 3 से ये 10 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 7×21 यानी 7 दूनी 14, 4 तिया 12, 7 दूनी 14, चौतिया 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूनी 28 और 4 कहीं ना कहीं 32 होगा। 32 में 10 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 32.2 हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और यही इसी प्रश्न में बोल देता कि ये शॉपिंग मॉल जा रहा हो और वहाँ से कुछ मार्केट गया, फिर मार्केट से घर आया, औसत चाल पूछता, तो बिल्कुल इसका आपका बनाने का विधि बदल जाता। तो इस विधि से हम लोग यहाँ पे चल देते। ठीक है, लेकिन आपका सेम दूरी समान है तो आप लोग इस पे जा सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है यदि टेन थीटा 12/5 है तो सेक थीटा का मान क्या होगा, बताना है। तो टेन थीटा क्या हो जाता है मेरे दोस्त? लंब बेटे आधार, यही होता है ना। तो लंब क्या ऊपर लंब है, ठीक है 12 है, आधार क्या है? आधार 5 है। तो क्या कर्ण हम निकाल सकते हैं? तो कर्ण क्या हो जाता है? तो हम जानते हैं कर्ण जो होता है मेरे दोस्त, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बार बार 44 से 5 बचे 25, 144 25 169, 169 का रूट अंडर कीजिए, कहीं ना कहीं 13 आ जाएगा। तो कर्ण आप लोग के सामने 13 चले आया। ठीक है, समझ गए यहाँ से? ये सब आपके मुंह पे रहना चाहिए, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाना नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल ही प्रश्न है। सेक थीटा क्या हो जाता है? हम लोग जानते हैं सेक कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो कॉस क्या हो जाता है? सबसे पहली बात कॉस थीटा क्या हो जाता है? आधार बेटे कर, यही होता है ना। अरे यही होता है ना कॉस, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है सेक, तो इसका उल्टा भी हम लोग कर देंगे, यानी कर्ण बेटे आधार। तो कर्ण क्या था आप लोग के सामने? 13, आधार क्या था? 5, तो 13 बेटे 5 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड है। और यदि आप याद रखना चाहते हैं कि साइन कॉस टेन का कैसे याद रखें, तो आप इस पे रख सकते हैं मेरे दोस्त लाल बेटे
का, ठीक है। तो इसमें साइन यदि पूछ दे साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आपसे पूछ दे तो आधार बटे कर्ण बीच में, और टेन थीटा पूछ दे तो लंब बटे आधार हो जाएगा, और कोसेक पूछे तो आप जानते हैं कि कोसेक जो होता है साइन का उल्टा हो जाता है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक आपको पता है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कॉट का उल्टा टेन होता है तो आपको पता है आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये बेसिक फॉर्मूला था मेरे दोस्त, ये आपको बिल्कुल ही पता होनी चाहिए यदि आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की तो, ठीक है, समझ गए। चलते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य एक टीवी के मूल्य से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन में इतना परसेंट वृद्धि और टीवी में इतना परसेंट की कमी होती है तो 5 वॉशिंग मशीन 2 टीवी के मूल्य में कितने परसेंट परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। तो एक वॉशिंग मशीन जो है एक टीवी के मूल्य से 40% कम है। तो यानी यदि टीवी का मूल्य 100 रुपया है मेरे दोस्त, तो वॉशिंग मशीन का मूल्य 40 रुपया कम है, तो कहीं ना कहीं 60 रुपया होनी चाहिए, ठीक है। जैसा प्रश्न है वैसे ही हम लोग किए, क्योंकि बोला जा रहा है एक टीवी के मूल्य से 40% कम है, यदि टीवी का मूल्य 100 रुपया है तो वॉशिंग मशीन का मूल्य 60 रुपया होगा, 40% कम होगा, ठीक है। अब ये बोला जा रहा था कि वॉशिंग मशीन मूल्य में 52% का वृद्धि हो गया, तो ये वॉशिंग मशीन में यदि हम 52% वृद्धि कर दे तो ये कितना चले आएगा, 31.2, अरे होगा ना मेरे दोस्त, 31.2 वृद्धि होगा ना। 31.2 वृद्धि होने का मतलब है 91.2 हो जाना, ठीक है। और इसमें 76% की कमी हो रहा है, तो 76% की कमी हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त ये 24 रुपया, 100 में 76 रुपया आप कम कर दिए तो 24 रुपया ही तो दाम होगा। और 60 का आप लोग यदि इस पर ना संतुष्ट हैं तो 52% यहाँ से निकाल सकते हैं, तो दे सकते हैं, कुछ 12 का 2 35 31 यानी 31.2 इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि हो रहा है, समझ रहे हैं। तो यानी एक वॉशिंग मशीन का मूल्य बढ़ते 52% बढ़ जाने के बाद इसका मूल्य 91 रुपया 2 पैसा हो गया, और एक टीवी में 76% यदि मूल्य कम हो गया 100 रुपया में, तो ये 24 रुपया हो गया। समझ गए यहाँ तक। तो आपसे क्या बोला जा रहा था, 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी मूल्य में कितने रुपया का चेंजेस आएगा। तो एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 91 रुपया 5 रुपया है, 91 रुपया 2 पैसा है, तो 5 वॉशिंग मशीन का कितना हो जाएगा, तो 6 और 9 पीछे 45, 456 क्या हो जाएगा, 456। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 91 रुपया 2 पैसा है, तो 5 वॉशिंग मशीन का मूल्य 456 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक टीवी का मूल्य आपका 24 रुपया है, तो 2 टीवी का मूल्य क्या हो जाएगा, 48 रुपया, ठीक है। तो ये कब आया, ये आपका चेंजेस करने के बाद आया। तो दोनों टोटल योग कितना हो गया आपका, तो 8 6 14 1 और 5 4 9 1 10 के 0 हाथ में 1 और 4 1 5 यानी 504 रुपया हो गया, यदि हम 52% वॉशिंग मशीन में चेंजेस करें, वृद्धि करें, और टीवी में 76% की कमी करें। तो ये पहले कितना लग रहा था, जब इसमें कोई भी चेंजेस बढ़ोतरी घटोतरी नहीं कर रहे थे, तो उस समय कितना लग रहा था, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 60 रुपया था, तो 5 वॉशिंग मशीन का मूल्य 300 रुपया हो गया, ठीक है। एक टीवी का मूल्य 100 रुपया था, मैं डिस्काउंट करने से पहले, तो 2 वॉशिंग मशीन का 200 हो गया, यानी कि पहले इसका मूल्य 500 रुपया था। अब कितना हो गया आपका, अरे अब कितना हो गया, 504 रुपया होगा, 4 ही तो बढ़ा, किस पे बढ़ा, 500 पे, तो 100 पे कितना, तो यहाँ से ऑलरेडी 0.8% की बढ़ोतरी हो गया। आप लोग देख सकते हैं 0.8 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर में बिल्कुल ईजी प्रश्न है मेरे दोस्त, इसमें आपको कोई ज्यादा करना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन था, ठीक है। चलते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है एक वस्तु 8900 रुपये में खरीदी गई, इसके मूल्य में 40% की बढ़ाकर अंकित किया गया, तो इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पे बेचा गया, तो लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये नहीं है कि ये बढ़ा रहा है अभी परसेंटेज पे, कम भी कम कर रहा है परसेंटेज पे, खोज भी रहा है परसेंटेज पे। तो जितने में वस्तु खरीदा गया था हम 1 सेकंड के लिए भूल जाते हैं ये कोई वस्तु खरीदा गया था, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ए बी फॉर्मूला पे इसको बैठा सकते हैं मेरे दोस्त, ए बी बेटे 100, ठीक है। तो यहाँ चिन्ह भी परिवर्तन अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जैसे 40% बढ़ोतरी हुआ 40, फिर 5% का कमी हुआ तो -5 प्लस ये छुपा है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस 40 गुना 5 बेटे 100, तो ये कहीं ना कहीं 2 हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 45 में 2 जाएगा, क्या बचेगा, सॉरी हाँ क्या होगा यहाँ पे 35, इसमें तो 40 में 5 जाएगा 35, अब 35 में 2 जाएगा 33% बचेगा, तो यही आपका लेन देन में लाभ हुआ 33%। तो हमको जितने इसका क्रय मूल्य था, हमको कितने में खरीदा था नहीं खरीदा था, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी ये संख्या से कोई मतलब नहीं है। हाँ यदि ये रुपये में पूछ देता लेन देन में लाभ कितना हुआ, तब हमको 89 को 33% निकाल देते तो मेरा लाभ रुपये में निकल के चले जाता समझ गए। लेकिन इसमें सिर्फ परसेंटेज पूछा जा रहा था, तो हमको जितने में वस्तु खरीदे गए थे इस पर हमको कोई मायने नहीं रखता, तो डायरेक्ट हम लोग इसमें ए बी फॉर्मूला पे भी यूज कर सकते हैं। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है एक कक्षा में 26 छात्रों का औसत आयु 26 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल किया जाता है तो पूरे जितना समूह है इसमें आयु 27 वर्ष हो जाता है, तो शिक्षक का आयु कितना था ये आपको बताना। यानी 26 छात्रों का औसत जो पहले था वो 26 था, मान रहे हैं आप, ठीक है। इसमें आप क्या किए कि एक शिक्षक भी घुसा दिए,
तो अब जो 26 वर्ष पहले औसत आयु था ना, अब आपने क्या देखा कि 27 साल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 1 साल इसमें आयु का चेंजेस नजर आ रहा है औसत आयु में। जब एक वर्ष आयु का औसत आयु में चेंजेस नजर आ रहा है तो पूरे में ये 26 साल चेंजेस नजर आएगा। ठीक है, और 27 साल इधर इस एज में हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करने के बाद मेरे दोस्त 53 हो जाएगा। तो 53 साल इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, गुना करने का समय नहीं है मेरे दोस्त, इतना टाइम नहीं है कि आप गुना करके आंसर लिखे, समझ गए। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। फिर कुछ प्रश्न आपको आईक्यू लेवल से भी बनाना होता है, मतलब हर एक प्रश्न में पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होता है, और हर एक सवाल में यदि आप पेन उठा लिए तो कहीं ना कहीं वो टाइम मैनेज आप नहीं कर पाइएगा। कड़वा है मगर सत्य मेरे दोस्त। ठीक है, चलते हैं आगे। यदि P का मान 6 दिया गया है, Q का मान -3 दिया गया है, तो इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है, इसमें भी आपको थोड़ा सा थॉट लगाना है मेरे दोस्त। यदि P का मान 6 है तो PQ क्या 216 हो जाएगा, माइनस। यदि P का मान है तो P स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 36 दिया 108 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3P यानी 6 दिया 18। हम नहीं करेंगे इधर, ये जो है ना संख्या मेरे दोस्त, हम नहीं करने बैठेंगे इधर। ठीक है, समझ गए। हम ये देख रहे हैं कि एक 216 है, क्या ये पॉजिटिव में है, जी हाँ ये पॉजिटिव में है। क्या ये निगेटिव में है, जी हाँ ये निगेटिव में है। क्या और कोई निगेटिव में आ सकता है, यदि Q-3 है, यदि Q-3 है मेरे दोस्त, तो 3 3 9 हाँ निगेटिव में आ सकता है, आ सकता है ना, आ सकता है। तो एक काम कीजिए, हम इसको करते हैं। ठीक है, 108 हो गया। 3P जो हो जाएगा ना, 3P 6 या 18 प्लस 3Q जो हो जाएगा मेरे दोस्त 27 यानी -27। ये माइनस हो जाएगा, 3 3 9 या 27 यानी कि ठीक है, और Q हो जाएगा -27। ये चलेगा, आप इतना मत जाइए, इतना कैलकुलेशन में आप मत जाइए, सिंपल ये देखिए यहाँ पे, और 3P ये जो 18 होगा। ठीक है, हम यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाए मेरे दोस्त कि 216 यानी इधर तो पॉजिटिव तो होगा, यानी P जो है मेरे दोस्त ये तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसमें तो कहीं ना कहीं 8 होगा। तो यदि हम सिंपली मान लिया हमको 8 इधर नहीं करना है, नहीं घटाना है, यदि 216 में 108 गए तो क्या 108 बचेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको आपको ये दिमाग लगाना होगा कि 108 से कहीं ना कहीं संख्याएं आपको बड़ा होगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव वाली संख्या है। ठीक है, हालांकि निगेटिव भी है तो वो दोनों कट के, तो यहाँ से आप हमेशा देख सकते हैं 108 से बड़ा होगा, तो यानी निगेटिव में तो हो ही नहीं सकते हैं। 108 से बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं 117 होगा। तो आप लोग इसको चाहे तो इसको आंसर भी यहाँ से कैलकुलेट करके आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसको इतना हम करना नहीं चाहेंगे। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक आयत था ABCD, हम आयत को बना लेते हैं। ये आयत था ABC, बिल्कुल समझ गए यहाँ से। ठीक है, ABCD जिसमें बिंदु P है, तो हम एक बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु PA 98 है, यानी P और A जो ये दिया गया है मेरे दोस्त ये 98 है। ठीक है, PB 91 है, यानी PB जो ये दिया गया है वो 91 है। PC 21 है, यानी PC जो दिया गया है वो 21 है। और PD की लंबाई किसके बराबर होगा, यानी PD की लंबाई क्या है ये आपको बताना। ठीक है, तो यदि इस प्रकार प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम सॉल्व में कि एक आयत को उसके विकर्णों को तोड़ ताड़ के दोनों को बराबर करना है मेरे दोस्त, तो हमेशा आपको क्या रखना है कि ये जो विकर्ण होगा आपका, ये जो विकर्ण की लंबाई इसका जो होगा, यानी कि PA स्क्वायर प्लस ये जो विकर्ण होगा आपका क्या होगा, PC का स्क्वायर जो होगा हमेशा होगा मेरे दोस्त PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर के बराबर होगा। याद में आ रहा है, क्या सही आप जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये विकर्ण है ना, आप देख सकते हैं ये विकर्ण है, इसकी लंबाई दिया गया है, इसकी भी लंबाई दिया गया है, इसकी लंबाई दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जाने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा, ये आपका मेन चौक है, एक तरह समझ सकते हैं, ये आपका मेन चौक है। ठीक है, तो A से P का स्क्वायर, फिर यहाँ से P का C का स्क्वायर जो योग होगा उसका PB स्क्वायर PD स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग यहाँ से आपको लिख चुके हैं। चलते हैं आगे की तरफ। 20 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है एक योजना जैसे कि 6 खरीदो 4 मुफ्त पाओ। कहीं जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं या मार्केट जाते हैं, तो कहीं भी आप देखें ना योजना के भाई 3 खरीदो 1 ले जाओ, या 3 किलो खरीदो 1 किलो हम फ्री दे देंगे। उसी प्रकार है कि 6 खरीदो 4 मुफ्त पाओ। तो समान MRP वाले एक ही प्रकार के लेखों में कितने % छूट को आरक्षित करती है। तो जो इस प्रकार दुकानदार जो दिया गया है छूट आप लोग के सामने, तो आपको बताना है कि जो छूट प्रदर्शित कर रहा है, जो सामने छूट दे रहा है, इसमें दुकानदार कितने % की छूट दे रहा है। तो 6 खरीदे हैं आप, 4 मुफ्त पा रहे हैं, तो मुफ्त का सामान कितना है, 4 है। लेकिन आपके पास टोटल सामान आ कितना रहा है, यानी 6 खरीद रहे हैं 4 मुफ्त आ रहा है, यानी 10 आ रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 40% ये छूट जा रहा है। 40% इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। कोई इतना जरूरत नहीं है, समझ गए।
कितना छूट पा रहे हैं, टोटल आपके पास सामान कितना आया है गुना 100 कीजिए, यहाँ से कितना छूट आ रहा है इस पे आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न मेरे दोस्त बोधमास नियम फॉलो करके बनाना होगा आपको, ऐसे आप नहीं बना सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग बोधमास का नियम, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम क्रिया करते हैं। छोटी ब्रैकेट काम क्रिया करेंगे कहीं ना कहीं इसको यदि आप करते हैं मेरे दोस्त, तो 2 को हम साइड में रखते हैं, तो 12 में 2 जाएगा 10/24 यानी 5/12। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 5 29/12 और गुना यदि हाफ यानी 0.5 का वैल्यू हम हाफ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 29/24 हो जाएगा ना, यानी पूरा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 29/24। यदि इसको हम माइनस करते हैं मेरे दोस्त 5/4 में, तो ये क्या हो जाएगा यानी 30 हो जाएगा, 6×5 = 30, अब माइनस 29 यानी 1/24, 1/24 यानी यहाँ तक जो हो गया मेरे दोस्त 1/24 आ गया। ठीक है, 1/24 आ गया। और ये जो बड़ी ब्रैकेट है ना, बड़ी ब्रैकेट तो अभी होगा ही क्योंकि मल्टी ब्रैकेट तक सॉल्व हुआ, 4×12 1 13/4 भागा नीचे की ओर देखते हैं हम तो 1/3 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं तो 13/4 भाग का चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करने के लिए ये ऊपर चले जाएगा यानी 24 और गुना ये 3 नीचे जो आएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो 4×6 = 24, 4×6 = 78 गुना 3, तो 8×3 = 24 के 4 इकाई डिजिट पे 4 सब में है, 21×2 यानी 2, 3, 4 इज राइट आंसर हो जाएगा, 2, 3, 4 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, इतना आपको घबराना नहीं है, ये बोधमास का सवाल है, ऑलरेडी आप बना चुके होंगे। चलते हैं 22 नंबर की तरफ। 22 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि ए बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए बी जो कार्य कर रहा था मेरे दोस्त कितने दिनों में कर रहा था, 6 दिन में, माफ कीजिएगा 6 दिन में कर रहा था, और बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा था, 12 दिन में कर रहा था ना। ठीक है, तो आपके पास एक क्षमता होना चाहिए, एक जिस जो काम कर रहे हैं उसका एक काम, तो जो आप काम करने निकले हैं मेरे दोस्त वो कुछ प्रॉपर काम होगा ना जो आप उसको कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी हवा में काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस जगह एलसीएम होगा, तो एलसीएम वो बड़ी संख्या पे ले लेना है, 12 दोनों से कर रहा है। ठीक है, ये भी पूरे काम को करने में 6 दिन का समय लग रहा है, तो क्या हम बता सकते हैं एक दिन में कितने इकाई करेंगे, ए बी 2 इकाई करेंगे, ये टोटल आपका इकाई काम है। एक दिन में ए बी 2 इकाई करते हैं तभी तो 12 इकाई काम करने में 6 दिन लगेंगे। ठीक है, उसी प्रकार बी एक दिन में कितने इकाई करेंगे, 1 इकाई करेंगे। तो आपसे पूछा क्या गया था कि ए अकेला दुगुने कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से आपको बताना है मेरे दोस्त कि ए अकेला एक दिन में कितने इकाई काम करेगा। यदि ए बी एक दिन में 2 इकाई काम कर रहे हैं और बी एक दिन में 1 इकाई काम कर रहे हैं, तो ए एक दिन में कितने इकाई, यानी इसमें इसको माइनस करना होगा, यानी कि 1 इकाई काम एक दिन में करेंगे। तो दुगुने कार्य को करना है, जो काम ऑलरेडी आपके पास है यानी 12 इकाई है, इसके दुगुने काम करना है यानी 24 इकाई काम करना है आपको ए को, और ए एक दिन में 1 इकाई काम कर रहा है तो 24 इकाई काम करने में 24 दिन का समय लग जाएगा, तो 24 दिन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलें 23 नंबर प्रश्न की तरफ। 23 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, ये प्रश्न थोड़ा सा लैंग्वेज आप देख लीजिएगा मेरे दोस्त, थोड़ा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को ध्यान को, इस तरह प्रश्न आ जाए तो ध्यानपूर्वक आप लोग को बनाना है। तो इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा था कि यदि किसी संख्या का 20% 90 में जोड़ा जाता है, यानी किसी संख्या मान लेते हैं x, इसका 20% क्या हो जाएगा x/5, यदि 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्याएं होती है, परिणाम वही संख्याएं मतलब x, जो संख्याएं आप माने थे x, तो यहाँ से यदि आप इसमें जाइएगा मेरे दोस्त तो x/5 हो जाएगा, यानी 4x/5 बराबर 90। तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसको 2 से करते हैं, 2 से 45 करते हैं तो क्या हो जाएगा 22/2, यानी x बराबर 112.5। तो आपसे बोला गया क्या गया है कि उसी संख्या तो निकल गया आप लोग के ऑलरेडी के पास, आप लोग के पास संख्या क्या निकला है, संख्या निकल गया है 112.5, तो उसी संख्या का 80% यानी 4/5, 80% का वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं ना 4/5, तो उसी संख्या का 4/5 कितना होगा ये आपको बताना है। तो 112.5 का 5% आपको निकाल देना, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 2 4 दूनी 8, इसको गुना करना होगा ना, 5 और 20 2, 4 दूनी 8, 10 के 0 हाथ में 1, और 4 दूनी 8 1 9, यानी 90 इज राइट आंसर हो जाएगा, 4 इज राइट आंसर, समझ गए। ठीक है, चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की तरफ, और लास्ट नंबर प्रश्न 25 नंबर तक है मेरे दोस्त। जैसे कि आप लोग जानते होंगे डेली 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, ग्रुप डी में जो मैथ्स पूछे जाते हैं वो 25 नंबर के पूछे जाते हैं। 24 नंबर में बोला जा रहा है कि एक धातु की छड़ है, क्या है, एक धातु की छड़ को 3 भागों में यानी कि ए बी सी में विभाजित किया जाता है, तो ए बी का लंबाई का अनुपात 9 होता है, धातु का छड़ है, ए बी का लंबाई का अनुपात कितना है 9:20 है, सी बी की लंबाई का अनुपात 5:11 है, यानी सी बी की लंबाई का अनुपात 5:11 है। ठीक है, तो यदि ए सी की लंबाई के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर तो धातु की कुल लंबाई क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें कोई संख्याएं मैच कर रहा है ना,
कौन संख्याएं मैच कर रहा है, यानी बी भी मैच कर रहा है। तो यदि बी संख्या मैच कर रहा है तो अंक भी मैच करना चाहिए। तो क्या अंक मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, करवाना है अंक मैच। तो अंक मैच करवाने के लिए मेरे दोस्त इसको क्रॉस से गुणा करते हैं हमेशा। तो इसको 11 से कीजिए, आप इसको 20 से कीजिए। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 99। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 220 हो जाएगा ना। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100। अरे यही तो होगा, 20 × 5 = 100। और बी का वैल्यू 11 दूनी 22 हम तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये दोनों वैल्यू समान होगा। तो ए बी सी का अनुपात क्या हो गया आप लोग के सामने? ए बी का अनुपात जो हो जाएगा 99, 220, 100। अरे यही तो होगा ना ए बी सी का अनुपात। और आपसे बोला गया है कि ये जो अनुपात है मेरे दोस्त, ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर है। तो ए और सी का अंतर रेशियो में कितना है? 1 का अंतर है, लेकिन अंतर है 10 सेंटीमीटर का। तो हम बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। समझ गए? तो ए का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। तो कुल लंबाई पूछा जा रहा है, तो कुल लंबाई कितना हो गया? यानी 100 और 220 यानी 320। और सपोज डेट 99 को हम 100 मान लिए, तो 320 और 100 420, लेकिन 420 में एक माइनस करना है, तो 419। यानी कि टोटल इसका 419 आ गया योग। 419 गुना 10 कर देना है, तो 4190 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? ठीक है, बिल्कुल इजी प्रश्न थे। चलते हैं आज के लास्ट नंबर प्रश्न की तरफ, 25 नंबर। ये प्रश्न मेरे दोस्त आप लोग का HW रहा, ठीक है, होमवर्क पे रहा। इसका क्या आंसर आएगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब पे जरूर दीजिएगा, और कितना मिनट इसमें लगा आप लोग के लिए वो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। तो जो ग्रुप डी 27 नवंबर 2025 में जो पूछे गए थे प्रश्न मेरे दोस्त, शिफ्ट 1 में जो पूछे गए थे प्रश्न मैथ के लिए, ये पूरा कंप्लीट आप लोग का हो चुका है। जैसे कि आप लोग शुरू से बने होंगे इस सेशन में, तो कंप्लीट हो चुका है इसमें, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग, जितने भी शिफ्ट 2 में पूछे गए थे मेरे दोस्त, शिफ्ट 2 में जो ग्रुप डी के लिए पूछे गए थे कल, उसमें हम बिल्कुल और इससे जो आज क्लास हुआ इससे और बेहतरीन क्लास आप लोग लिए लाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बन जाइए। और कैसा लगा ये सब सवाल आपका, जो सवाल बताया आपके लिए, क्या आपके लिए योग्य था या नहीं था, क्या वो लेंदी तो प्रश्न नहीं था? आप कमेंट सेक्शन में जरूर इस विषय पे जिक्र कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी न्यू स्टूडेंट है जो आगामी आने वाले ग्रुप डी एग्जाम्स में बहुत कम समय में अच्छा प्रदर्शित करना चाहते हैं मेरे दोस्त, उसके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक आप लोग न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। या कोई भी टॉपिक या कोई भी विषय पे या कोई भी क्लास या कोई भी नोटिफिकेशन जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, उसका कोई भी वीडियो अपलोड करें मेरे दोस्त, तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। समझ गए? तो अभी के लिए इतना ही। और कोई भी आपको नोटिस चाहिए या पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए मेरे दोस्त नोटिस, तो आपको टेलीग्राम, हालांकि ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। कोई भी चीज़ का पीडीएफ हो या नोटिफिकेशन हो आपको यहाँ पे जस्ट ही मिल जाता है, 1 मिनट के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में।